अगर आप यूके ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा आने का प्लान कर रहे हो और कॉस्टिंग और फाइनेंसिस को लेकर परेशान हो कि क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी कॉस्ट लगेगी, तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। कीप वॉचिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ हारिस एंड यू आर वाचिंग हारिस स्पीक्स। अगर आप लोग को नहीं पता, मैं स्टूडेंट्स के लिए और जो भी न्यू कमर्स होते हैं यूके के अंदर, उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम आ गए हैं अपनी स्प्रेडशीट की तरफ, जहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट वीज़ा, जो कि टियर 4 भी कहलाता है इन यूके टर्म्स, की कॉस्ट को सारा कोलेट किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो, और फिर मैंने अमाउंट्स भी यहाँ पे इंसर्ट की हुई है कि ईच टास्क के ऊपर कितनी अमाउंट लग रही है, और फिर मैंने नोट्स भी डाले हुए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे कितनी कॉस्ट कब लगेगी। ठीक है जी, अब विदाउट फर्दर डिले अपनी कॉस्टिंग्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, डिफरेंट वेरिएबल्स आपके नंबर्स को ड्राइव करेंगे। अब वेरिएबल से मतलब ये है कि कोर्स ड्यूरेशन आपकी चेंज हो सकती है। मैंने इमेजिन किया 12 मंथ्स का, आपका क्या पता 36 मंथ्स का कोर्स भी हो सकता है, बट लेट्स अज्यूम कि आपका मास्टर्स प्रोग्राम है और आप 12 मंथ्स के लिए आ रहे हो। कोर्स फ़ी आपकी जो है वो चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी 14 to 50 है या फिर कुछ और है। जहाँ जहाँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जहाँ जहाँ अपडेट लिखा हो ना रेड से, वो आपको अपडेट करना है सेल्स, और जहाँ नहीं लिखा वो आपको ऐसे छोड़ देना है एज इट इज़। तो आप देख लो कि अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम पे आ रहे हो 12 मंथ्स का, तो आप 12 मंथ छोड़ दो, अदरवाइज़ आप चेंज कर सकते हो इस ड्रॉप डाउन से। ठीक है, दूसरा आपकी कोर्स फ़ी आप चेंज कर सकते हो कि अगर 14 to 50 है तो 14 to 50 रहने दो, अगर ज़्यादा है तो फिर आप 15,600 लेट से मैं कर देता हूँ, कर सकते हो आप। ठीक है जी, फिर उसके बाद इनिशियल डिपॉजिट, आपका इनिशियल डिपॉजिट डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। क्या पता आपने 50% से ज़्यादा दिया हो, 60% दिया हो, तो उसी के बेसिस पे नंबर्स ऊपर वाले ड्राइव होंगे। ठीक है, फिर इनसाइड और आउटसाइड लंदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आपकी फाइनेंशियल मेंटेनेंस जो आपने पैसे दिखाने होते हैं बैंक स्टेटमेंट में, वो किस हिसाब से आपने दिखाने हैं। आउटसाइड लंदन का अलग मैकेनिज़्म होता है और इनसाइड लंदन का अलग आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप ये अच्छे से रिसर्च करो कि कहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी। अगर इनसाइड लंदन है तो आपकी ज़्यादा आपको पैसे दिखाने होंगे, आउटसाइड लंदन है तो आपको कम दिखाने होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह वर्कआउट हो रहे हैं ऊपर वाले नंबर्स। जब आपने अपने वेरिएबल्स को सॉर्ट आउट कर लिया ना, फिर आप देखोगे कि ये वाली चीज़ें सारी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वर्कआउट होंगी। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉस्ट की। यूके वीज़ा इमिग्रेशन फ़ी होती है आपकी, जो 363 पाउंड्स आपने देने होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन आप आउटसाइड यूके से कर रहे हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं IHS, जो कि होता है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जो बेसिकली 470 पर ईयर होता है, लेकिन आपको 235 पाउंड देना पड़ता है फॉर एनी एडिशनल टाइम जो आपको देती है होम ऑफिस। ठीक है, तो हम अगर 12 मंथ्स की बात करें तो 705 हो जाएगा। एक और बात आप यहाँ नोट करो, अगर आपका कोर्स लेट से बैचलर्स का है 36 मंथ्स का, तो आपका ये उसी तरह चेंज हो जाता है अगर 3 ईयर्स का आपका कोर्स है। लेकिन लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस एग्जांपल, जिसमें हम इमेजिन कर रहे हैं कि आप मास्टर्स प्रोग्राम पे आ रहे हो 12 मंथ्स के, तो आपका 705 पाउंड्स देने होंगे आपको। IHS के ऊपर मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ एडिशनली, कि बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं और प्रपोजल्स पुट फॉरवर्ड हुए हैं कि ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन एज वी स्पीक अभी 705 ही है। अच्छा, मूविंग स्विफ्टली ऑन टू आवर कोर्स फी। अब ये डिपॉजिट है आपका 9360, दैट्स बेसिकली बीइंग वर्कड ऑन 60% इनिशियल डिपॉजिट। अब लेट्स से अगर मैं 50% इसको चेंज करता हूँ तो ये चेंज हो जाता है उसी हिसाब से। तो आप देख सकते हो कि किस तरह ये इंटरैक्टिव वर्कबुक है, जो आपको बड़ा यूज़फुल होगी कि आप अपनी बजट प्लानिंग कर सको, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सको, यार कितने पैसे लगने हैं। लेट्स गो बैक टू 60%, कि 60% आपने डिपॉजिट दिया है आपकी फ़ीस का, जो कि 15,600 टोटल फ़ीस है, उसका 60% 9360 होता है। अब ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो बैंक स्टेटमेंट है आपको 9 मंथ्स की दिखानी होती है, ये वर्कड आउट होती है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि आप इनसाइड लंदन हो या आउटसाइड लंदन हो। अब आप देखोगे इनसाइड लंदन पे 18246 है, अगर मैं इसको चेंज करूँ आउटसाइड लंदन तो ये कम हो जाती है। तो इसलिए ये हमेशा मेक श्योर करना कि आपका सही ड्रॉप डाउन सेलेक्ट हुआ हुआ है। लेट्स से हम इनसाइड लंदन है तो हमारी 18246 हमें ये बैंक अकाउंट में दिखाने होंगे टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम अपनी एकोमोडेशन भी खुद निकाल सकेंगे, अपने लिविंग एक्सपेंस भी खुद निकाल सकेंगे, और अपनी आउटस्टैंडिंग जो फ़ीस है वो भी हम दे सकेंगे, जो कि 6240 है। अब 6240 किस तरह है, 15,600 आपकी टोटल फ़ीस थी, आपने डिपॉजिट 9360 दिया, तो बच कितने गया 6240। तो 6240 प्लस आपकी जो एकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस के खर्चे होते हैं वो मिला के 18246 बनता है। तो 18246 आपको बैंक अकाउंट में दिखाने होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे पोटेंशियल अपकमर्स को ये नहीं पता होता कि यार क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए ये बड़ा मेक श्योर कर लेना कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता हो कि कितनी है और कितने पैसे आपको अकाउंट में दिखाने हैं। फिर उसके बाद दूसरे खर्चों की बात कर लेते हैं। TB टेस्ट हो गया, वो आपका 45 पाउंड्स आप रख के चलो, ठीक है। फिर आपका VFS की कुछ सर्विसेज हो गई, अगर आपने एक्स्ट्रा लिए 35 पाउंड उसके लगा
लगा लो। प्रायोरिटी सर्विस बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं जिसमें 5 to 8 वर्किंग डेज़ में डिसीजन आ जाता है, वो अच्छा होता है क्योंकि आप फिर प्लान कर सकते हो आगे क्या करना है आपने। अदर एक्सपेंसेस होते हैं यार, एक्सचेंज रेट के डिफरेंस हो गए, कुछ लोग बैंक स्टेटमेंट भी बनवाते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट लीगल, बट बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं लोग, इंटरेस्ट देते हैं जितने भी पैसे रखवाने होते हैं। लेट्स से उनको 18246 रखवाने हैं तो वो अब बेसिकली अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और उसका 8 या 7% अपने एजेंट को देते हैं, ऑल्दो इट्स इलीगल बट लोग करते हैं। तो आप वो भी रख के चलो 1780 के एक्सचेंज रेट हो सकता है, या फिर आपने किसी एजेंट को दे रहे हो। और फिर इंग्लिश टेस्ट आपका आ गया जो 150 पाउंड्स का होता है। फिर आपकी एयरलाइन टिकट आ गई 500 पाउंड्स की, आपकी होम कंट्री टू यूके आ सकती है, ठीक है ना। जो टोटल कॉस्ट होती है वो आपकी 13438 बन जाती है इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स। 18246 आपको सिर्फ दिखाना है, आपको पे नहीं करना होता, ठीक है। तो जो आपको इमीडिएट पेमेंट करनी है वो 13438 आप अपने माइंड में लेके चलो, ठीक है। अगर आप नीचे देखो तो मैंने एक और भी लेआउट किया हुआ है कि इमीडिएट पेमेंट जो है वो 13438 है जो आपको कैश टर्म्स में देनी है अपने बैंक अकाउंट से, और जो 18246 है फाइनेंशियल, ये आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करनी है कि आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं इन ऑर्डर टू शो टू द होम ऑफिस कि आप कोई यहाँ पे आके स्ट्रगल नहीं करोगे फाइनेंशली, और आपके पास इतनी पैसे या बैकिंग है कि आप अपना ख़र्चा पूरा निकाल सको खुद, ठीक है। अब इसको मैंने उसके आगे मैंने क्या किया हुआ है, इसको करेंसी में भी कन्वर्ट किया हुआ है, इंडियन करेंसी में भी, पाकिस्तान करेंसी में भी, बांग्लादेशी करेंसी में भी। अगर आप देखो इंडियन करेंसी में आपके 13 लाख रुपए लगेंगे, अगर पाकिस्तान करेंसी में देखो आपके 47 लाख लगेंगे। ज़ाहिर सी बात है, डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे और कब अप्लाई कर रहे हो। पाकिस्तान की करेंसी काफ़ी अफेक्ट हुई हुई है जो टर्मोइल चल रहा है पॉलिटिकली, सो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, इस वजह से ये हाई है। इसी तरह बांग्लादेश करेंसी में भी आ गया, नेपाली करेंसी में भी आ गया, और वही जो पैसा आपने रखवाने हैं टू शो इन द बैंक फॉर मेंटेनेंस पर्पसेस, वो मैंने येलो में हाईलाइट किए हैं, ठीक है। ये आपको दिखाने होंगे। और जैसे मैंने कहा कुछ लोग अपना एजेंट को पैसे देते हैं रखवाने के लिए, तो आप इसको देख सकते हो कि मल्टीप्लाई करो 0.08 से तो 8% इसका इतना बन जाता है, तो 5 लाख आप एजेंट को दे सकते हो इन ऑर्डर टू मेंटेन 63 लाख in the bank account. Although I'm still saying and I'm repeating myself, it's illegal, but लोग करते हैं ये चीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ में सबसे ज़्यादा कॉस्ट आपकी क्या लग रही है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ही लग रही है 18246, लेकिन ये जैसा मैंने पहले कहा ये आपको देने नहीं है, ये आपको सिर्फ रखवाने होते हैं अपने बैंक में टू शो कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस खुद बेयर कर सकते हो। लेकिन जो इमीडिएट पेमेंट्स आपने करनी है वो 9360 हो गई, कोर्स फ़ी जो आपका डिपॉजिट होता है, उसके बाद बड़ा ख़र्चा आपका 1780, अगेन वो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस रख के चलो, और या फिर आपको एजेंट फ़ी देनी होती है। उसके बाद छोटे मोटे खर्चे, एयरलाइन टिकट हो गया, इंग्लिश टेस्ट हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गया, फिर आपकी यूके एप्लीकेशन फ़ीस हो गई। तो जो मोटे मोटे खर्चे हैं वो आपके ज़्यादातर डिपॉजिट होता है और आपकी एयरलाइन टिकट, या फिर आपने एजेंट को किसी को पैसे देने हो। तो यार इस पूरी एक्सरसाइज का जो मेन पॉइंट था ना वो ये था कि यार मैं आपको एक ऐसी वर्कबुक दूं जिसके बेसिस पे आप खुद वर्कआउट कर सको कि आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी, एज अपोज टू भी आप कंसल्टेंट पर रिलाय कर रहे हो कि यार मुझे बता दो कितने मुझे पैसे रखवाने, कितनी कॉस्ट लगेगी, मैंने कब पैसे पे करने हैं। क्योंकि ये जो स्टूडेंट वीज़ा है ना ये काफ़ी डॉन्टिंग प्रोसेस है। आपको लगता है कि यार सब आसानी से हो जाएगा, लेकिन आपको ना बड़ा अंडरस्टैंड करना है कि प्रोसेस क्या है, कहाँ कहाँ मेरे खर्चे लगेंगे, क्योंकि आपके वीज़े के अप्लाई करने से पहले, वीज़ा अप्लाई करने के दौरान और फिर वीज़ा अप्लाई करने के बाद भी पैसे लगते हैं। तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है। टाइमिंग ऑफ दैट कैश फ्लो बहुत क्रूशियल है, कब कहाँ मैंने पेमेंट्स करनी है और क्या टाइमिंग वाइज करनी है। क्योंकि आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि यार हम सब मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, कोई हम ऐसा फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफिक डिसीजन ना ले लें जिसकी बेसिस पे हम फ़ीस भी ना दे सकें और अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब करा हुआ हो, या लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो इसलिए बड़ा की एस्पेक्ट है टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल मैटर्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा कोई चीप नहीं होता, बड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन है। तो इसलिए आप अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करो और मेक श्योर हो कि आपने सारी चीज़ें और सारे बेसिस कवर किए हुए हैं। सो दैट वाज इट यार। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ऑन दैट हैप्पी नोट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।